वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। हिंदुस्तान एक नए मिशन की तैयारी में है। दुनिया में एक नया इतिहास लिखने की तैयारी। दूर आसमान में चांद के ऊपर सुनहरे हरफों में अपना नाम दर्ज करने की तैयारी। चांद, पता नहीं हिंदुस्तान में हर घर में, हर आंगन में, हर कस्बे बस्ती में, हर शहर में चांद अलग अलग तरीके से देखा जाता रहा है। शायरों, कवियों, फिल्मों के जरिए चांद की सूरतें उभरती रहती हैं। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। चांद फिर निकला मगर तुम ना आए। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तान। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। हिंदी फिल्मों के गीतकारों ने महबूब के साथ चांद की ऐसी सतरंगी दुनिया सजाई कि जब कभी नगमे बजते हैं तो ख्वाबों ख्यालों का एक काफिला सा चलने लगता है। शायरों ने चांद पर जज्बातों की न जाने कितनी कारीगरी की। कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए। तो कभी इतने घने बादल के पीछे कितना तन्हा होगा चांद। या फिर दूर के चांद को ना ढूंढो, किसी आंचल में ये उजाला नहीं, आंगन में समाने वाला। गुलजार साहब कहते हैं कि 116 चांद की रातें, एक तुम्हारे कांधे का दिल। इंसानी दुनिया में धरती के पास से मुलायम सी रोशनी और चांदी सा रंग लिए कई कल्पनाओं, हसरतों, मोहब्बतों, सवालों और अनुमानों का एक लश्कर लिए एक मुसाफिर रोज़ रात में आसमान से गुजरता है। हम उसको चांद कहते हैं। इस चांद की खातिर दुनिया शुरू से ही कई तरह के किस्से, कहानियाँ बुनती रही। कभी उसके चमकते चेहरे तो कभी उसके चेहरे पर दाग, कभी उसके आने का इंतज़ार, कभी जाने की खलिश, कभी पूनम का तो कभी सुहाग का तो कभी ईद का चांद। कई रस्मों, रिश्तों, तारीफ़ों, उलाहनों के साथ हमारी दुनिया से होकर जाता और मुस्कुराता रहता है चांद रोज़। विज्ञान का सफ़र जैसे जैसे आगे बढ़ता रहा, चांद पर जाने की इंसान जो उत्कंठा थी वो बढ़ती गई। इंसान चांद पर गया, उतरा, चला और फिर धरती से कई मिशन चांद के लिए निकले। हिंदुस्तान अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 भेजने जा रहा है। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये तस्वीर उसी मिशन की है। चंद्रयान को लेकर रॉकेट असेंबलिंग यूनिट से निकलकर लॉन्च पैड की ओर बढ़ा तो ऐसा लग रहा था मानो हिंदुस्तान दूर आसमान में सुनहरे अक्षरों में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। सबसे ऊपर लगा तिरंगा दुनिया में हिंदुस्तान की हैसियत का शंखनाद कर रहा है। देश के धुरंधर वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को जब लॉन्च पैड पर खड़ा किया तो लगा समूचे देश के सपनों की एक बुलंद इमारत आसमान से बात कर रही है। वह चांद को अपने आने का संदेशा दे रही है। 3,84,000 किलोमीटर के सफर पर निकलने से पहले अपने हौसलों की उड़ान देख रही है। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज, हिंदुस्तान के हौसले बुलंद। फिर से चांद के लिए एक नया अभियान। चंद्रयान 3 यानी कि चांद के सफर पर निकलने वाला हिंदुस्तान का तीसरा अभियान। आंध्र प्रदेश के समुद्री तट के पास एक द्वीप है जिसे श्रीहरिकोटा कहते हैं। यहाँ सतीश धवन स्पेस सेंटर है जहाँ से चंद्रयान 3 को 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में लॉन्च किया जाएगा। इससे जो रॉकेट ले जाएगा उसे हम LVM-3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कहा जाता है। इसे GSLV मार्क 3 के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे ताकतवर रॉकेट है जिसमें 3 स्टेज और 4 बूस्टर होते हैं। ये स्टेज क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा।
जो ऊपरी स्टेज होता है उसमें क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। यह रॉकेट भारी भरकम अभियानों को अंतरिक्ष में ले जाता है। इसका ईंधन लिक्विड हाइड्रोजन होता है और इसकी रफ्तार जानते हैं कितनी होती है? 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। चूंकि हाइड्रोजन बहुत हल्का होता है इसलिए इसको ले जाने में भी काफ़ी कम वजन ढोना पड़ता है। जितने बड़े मकसद वाले सैटेलाइट होते हैं, चाहे वो सुरक्षा का हो, संचार का हो या फिर अंतरिक्ष का, ज़्यादातर का वजन 2 टन से अधिक होता है। ऐसे सैटेलाइट को अगर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि जहां सूरज और धरती के बीच का गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है, यहाँ से 36,000 किलोमीटर ऊपर, वहाँ ले जाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत होती है। क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाला पहला देश अमेरिका है। उसके बाद रूस, फ्रांस, जापान और चीन ने भी बनाए। भारत ने जब अपना कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करना चाहा तो उसे क्रायोजेनिक इंजन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसने इस मकसद से उन देशों से मदद मांगी जिनके पास इंजन बनाने की काबिलियत थी, यानी कि टेक्नोलॉजी थी। अमेरिका और फ्रांस ने मना कर दिया, ये टेक्नोलॉजी हम आपको नहीं दे सकते। बाद में रूस ने क्रायोजेनिक इंजन और उसकी टेक्नोलॉजी देने का हिंदुस्तान के साथ एक समझौता किया। आज भारत खुद अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाता है। यह इंजन चंद्रयान अभियान का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। अंतरिक्ष की बात कर लीजिए, आज से 4 दिन के बाद हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सरजमीन पर उतरेगा और हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत बाद में शुरू हुई थी, लेकिन मोदी जी ने इसको किस तरह से बढ़ावा दिया कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया। पिछले 3-4 सालों में वहां पर भी 150 से ज़्यादा स्टार्टअप हुए। क्रायोजेनिक इंजन या क्रायोजेनिक वो ताकत है जो लेकर के स्पेस में सैटेलाइट को जाता है। अब सवाल ये है कि चंद्रयान या कोई स्पेस मिशन जब जाता है तो कैसे जाता है। फ़र्ज़ करिए कि हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हम कैसे जाते हैं? घर से निकलते हैं, मोहल्ले इलाके की गलियों में घूमते रहते हैं, फिर रिंग रोड पकड़ते हैं या NH पकड़ते हैं, फिर एयरपोर्ट और फिर फ्लाइट से हम मुंबई जाते हैं, लैंड करते हैं। स्पेस मिशन भी पहले धरती की कक्षा में जाता है और घूमता है, उसके बाद फिर आगे वो अपने मिशन पर जाता है, फिर चंद्रमा के ऊपर जाकर के वो चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते लगाते फिर वो लैंड करता है। विज्ञान कितना चमत्कारी है, आपको यह सब रोमांचित करेगा। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, यानी कि जिसके ज़रिए लैंड किया जाता है चंद्रमा की सतह पर, उसमें इस बार 4 इंजन लगे हैं। इन्हें थ्रस्टर्स कहते हैं। हर इंजन 800 न्यूटन की एनर्जी पैदा करता है। इसके अलावा लैंडर में चारों तरफ, चारों दिशाओं में 8 छोटे छोटे इंजन हैं जो यान को दिशा देने और घुमाने में मदद करेंगे। इनको लैंडर प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। इनकी मदद से लैंडर चांद की सतह पर 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे उतरेगा, लेकिन यह सतह पर उतरते समय लगभग 0.5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़ लेगा और हॉवर करेगा। यूं मान लीजिए कि जैसे ज़मीन पर उतरते समय हेलीकॉप्टर उतरता है, ठीक वैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर में लैंडिंग की जगह का नेविगेशन और कोऑर्डिनेट्स पहले से फीड है, यानी किस जगह पर उतरना है, वहाँ कैसे पहुँचना है, इसका GPS सिस्टम मान लीजिए। लैंडर में सैकड़ों सेंसर्स भी लगे हैं। आप कार चलाते हैं, बगल में कोई गाड़ी गुजरती है और वो एक दायरे से, एक डिस्टेंस से ज़्यादा करीब आती है तो सेंसर बजने लगता है। या आप गाड़ी बैक करते हैं तो पीछे टकराने का खतरा होता है तो सेंसर बजता है। इसी तरीके से इसमें भी सेंसर्स लगे हुए हैं। और जब ये चांद पर उतरेगा लैंडिंग के समय, वहाँ की जगह और आसपास के गड्ढों पत्थरों से बचाने में ये काम करेगा और सही सतह पर उतरने में भी सेंसर्स मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह से जब 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा तो लैंडिंग शुरू हो जाएगी। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते इसके सेंसर्स काम करना शुरू कर देंगे। सेंसर्स के मुताबिक ही लैंडर अपना डायरेक्शन
स्पीड और लैंडिंग की जो जगह होगी उसको तय करेगा। जो जगह तय हुई है, अगर वहाँ उसको लगता है कि लैंड नहीं करना है तो 60 मीटर वो आगे जाएगा। अगर वहाँ भी लगता है कि लैंडिंग की जगह ठीक नहीं है तो फिर वो ऑटोनोमस लैंडिंग करेगा, यानी कि उसको जहाँ ठीक लगता है वहाँ लैंड करेगा। क्या चमत्कार है विज्ञान का। हम धरती पर हैं, यहाँ से एक मिशन चांद पर जाता है और वो लैंडर जब लैंड करता है, यहाँ से जब हम जो सिग्नल दे रहे होते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हमने दे रखे हैं, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो अपनी मर्जी से वहाँ वो लैंड करेगा। चांद की सतह पर लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर, उस लैंडर से रोवर निकलता है। रोवर क्या है? रोबो होता है। वो वहाँ टहलेगा, घूमेगा, फिरेगा और जितनी चीज़ों के लिए कहा गया है वो सारी चीज़ें वो गैदर करेगा, डेटा गैदर करेगा। तो लैंडर रोवर अगले एक ल्यूनर डे में लैंड करने के बाद चांद पर जो एक दिन होता है, उस दिन में वो एक्टिव हो जाएंगे। और दिन कितना होता है? धरती पर जो हमारे 14 दिन होते हैं वो चांद का एक दिन होता है। तो 14 दिनों के भीतर हमारे लैंडर रोवर दोनों काम करने लगते हैं। धरती के 14 दिन और 14 दिन के बाद लैंडर रोवर एक्टिव हो जाते हैं। इसरो का मकसद चंद्रयान की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। किस स्पेसशिप की दो तरह की लैंडिंग होती है। एक लैंडिंग जो सॉफ्ट लैंडिंग है, इसमें जो स्पेसशिप है उसकी स्पीड को कम करते हैं, धीरे 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 उसको ला करके हम लैंड कराते हैं, उसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। इसको हम सक्सेसफुल लैंडिंग में मान सकते हैं। दूसरी लैंडिंग जो होती है वो हार्ड लैंडिंग कहते हैं। इसमें स्पेसशिप होता है वो चांद की सतह से स्पीड ज़्यादा होती है, कंट्रोल नहीं हो पाता तो टकरा जाता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। जो हमारे देश ने सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 चांद पर उतारने की कोशिश की थी, उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। लैंडर जिसका नाम विक्रम दिया गया था वह क्रैश कर गया था। इसरो के जो चीफ थे उन्होंने बाद में कहा था कि ऑर्बिटर, हाँ ये एक और चीज़, ऑर्बिटर ये चांद के ऊपर लगातार चक्कर काटता रहता है, इसको ऑर्बिटर कहते हैं। जो रोवर है वो इन्फॉर्मेशन ऑर्बिटर को देता है और ऑर्बिटर जो है वो नीचे फिर इन्फॉर्मेशन देता है जहां हमारे लैबोरेटरीज होती हैं, डेटा कलेक्शन सेंटर होता है वहाँ। तो ऑर्बिटर से हमें जानकारी मिली, जो तस्वीरें मिली उनसे ये लगा कि विक्रम लैंडर की चांद पर हार्ड लैंडिंग हुई है। चांद का चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर की थर्मल इमेजेस ली थी। उस दिन भारत बहुत निराश हुआ था और इसरो के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो प्रमुख को ढाढ़स बधा रहे थे कि कोई बात नहीं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, हम चांद पर उतरे, क्रैश लैंडिंग हुई, कोई बात नहीं, फिर कामयाब होंगे। अब उस कामयाबी का वक्त आ गया है। चंद्रयान 2 ने 48 दिन में 30,844 लाख किलोमीटर की यात्रा की थी और उस मिशन पर 978 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। चंद्रयान 2 से जो सीख मिली उसको ध्यान में रखते हुए इसरो ने इस बार डिज़ाइन और बनावट दोनों में बदलाव किए। माना यह जा रहा है कि इसरो एक बार फिर अपने लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखेगा, जो चंद्रयान 2 के समय थे। अब सवाल ये है कि अभियान करेगा क्या। दरअसल चांद की सतह पर जो रासायनिक तत्व होते हैं, मिट्टी, पानी, यानी कि मिट्टी जो है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, पानी है, नहीं है, तो इन सबों की खोज वो करेगा। चांद की बनावट कैसी है, उसकी सतह कैसी है, कितनी खाइयाँ हैं, पहाड़ कितने ऊंचे हैं, वहाँ का तापमान कैसा है, इन सबों की जानकारी भी हमारा जो यह अभियान है चंद्रयान 3 वो भेजेगा और इससे दुनिया को चांद के बारे में अच्छी खासी नई जानकारी मिलेगी। वैज्ञानिक परीक्षण के लिए यह अंतरिक्ष यान अपने साथ कई और उपकरण लेकर के जा रहा है। इसमें सिस्मोमीटर भी है। सिस्मोमीटर मतलब भूकंप नापने वाला यंत्र।
यानी कि चांद की सतह पर भूकंप कितने आते हैं, कैसे आते हैं, इसकी वो जानकारी इकट्ठा करेगा। चंद्रयान 3 पर एक ऐसी मशीन लगी है जिसके जरिए हमें यह भी पता चलेगा कि चंद्रमा की कक्षा के जो छोटे छोटे ग्रह हैं और हमारे सौरमंडल के बाहर जो ग्रह हैं जहां जीवन हो सकता है, उनके बारे में भी डेटा गैदर करेगा। जो ऑर्बिटर था उसके बदले हम देखते हैं कि प्रोपल्शन मॉड्यूल इस बारी लिया गया है, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरली भी बदलाव किए हैं, टेक्नोलॉजी में भी बदलाव किए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो उसका जो एल्गोरिथम था, जिसकी वजह से पिछली बार एक कहीं की कैलकुलेशन में गलत हो गई थी जब वो लैंड कर रहा था, उसमें दिक्कत क्या हुआ था कि एक वो बड़ा एक उसको जो कहीं की जो स्पेसिफिकेशन थे उसमें वो बड़े स्टिक थे, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। लेकिन इस बार ही हम देख रहे हैं कि जो हमारा जो लैंडर है उसमें एक काफ़ी फ्लेक्सिबल रेंज रखी गई है और वो अपने आप डिसीज़न लेगा, क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम में कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ नहीं हो पाता है और ये एक ऐसी जगह जा रहा है जो सूरज के कभी भी डायरेक्ट कहीं कि वहाँ पे रोशनी नहीं पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं वहाँ पे, क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं जिसको हम कहते हैं, जो जिस पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। और ये बात पहले ही सिद्ध हो चुकी है कि वहाँ पे जो पानी है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो अगर पानी हमको यहाँ पर मिल जाता है और बाकी वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो फिजियोलॉजी है और वहाँ की जो सॉइल स्ट्रक्चर है, रेडिएशन का क्या उस पर प्रभाव होता है, ये सब बातें जो कहीं की हमें पता लग जाएं उस माहौल की, तो वो एक ऐसी इम्पॉर्टेंट जगह है कि वहाँ पे पानी अगर है तो हम आगे जो हमारे जो स्पेस मिशन होंगे वहाँ के लिए एक ही जगह हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे पानी है तो आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो बना सकते हैं, जो कि फ्यूल का काम करेगी। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र जिन देशों को मानता है वो 190 से ऊपर है और वैसे 200 से ज़्यादा देश हैं। लेकिन जानते हैं चांद का मिशन कितने लोगों ने पूरा किया है? अमेरिका, रूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चीन, हिंदुस्तान, जापान और इजराइल, ये चारों एशियाई देश हैं। चीन, भारत, जापान, इजराइल, यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी और अमेरिका। हिंदुस्तान कहाँ है ये समझिए। खबरें बहुत होती हैं, लेकिन दुनिया में किसी देश का जो मयार होता है, उसका कद होता है, उसकी हैसियत होती है, उसकी पहचान, उसकी इज्जत, वो इसी तरह की कामयाबियों से होती है। और चंद्रयान 3 हिंदुस्तान का एक नया मिशन है जो दूर आसमान में हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा और वो दुनिया भर में फैलेगा। इस मिशन पर बात करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। श्रीमती केसन, आप फाउंडर हैं, सीईओ हैं आप स्पेस किड्स इंडिया की, और तपन मिश्रा जी हैं, आप इसरो के साइंटिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तपन जी, ये जो मिशन है हिंदुस्तान का चंद्रयान 3, और ये फिर से एक बार जो दक्षिणी ध्रुव है चांद का, जहां अभी तक दुनिया का कोई भी मिशन नहीं उतरा है, वहीं हम उतारने जा रहे हैं। इसको हम अपनी जिद माने या फिर वहां उतारने से कुछ नई जानकारियां मिलेंगी? नहीं, इसको हम जिद नहीं मान सकते कि स्पेस मिशन क्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है जी। और ऐसे नहीं कि आप सभी टाइम सक्सेस हो सकते हैं। आप उतना ही परिकल्पना कर सकते हैं जितना आपने सोच सकते हैं। आपका सोच में कहीं थोड़ी कमी होगी तो परिकल्पना पे भी कमी होगी। और फेल्योर बड़े बड़े देशों और शक्तिशाली तकनीक भी मामला पे शक्तिशाली देशों के लिए भी ये काफ़ी होती है। और बहुत पिछले अप्रैल महीना पे जापान का लैंडर ऊपर क्रैश लैंड कर गया, वो लैंड नहीं कर सका बराबर। सो ऐसा नहीं है कि हमने फेल्योर किया है,
क्या इसरो पे क्या फेल्योर को फेल्योर नहीं गिना जाता है, उसी को हम शिक्षा मानते जी। हैं और ये शिक्षा लेके हम दोबारा सफल होने जा रहे हैं। हम उसमें मैं सिर्फ ये जानना चाहता सीखें। हूं कि चांद के साउथ पोल पर अगर हम लैंड कराते हैं चंद्रयान 3 को, तो वहां से हमको क्या जानकारी मिलेगी? ये जो पहली चीज है, जो हम चंद्रयान 1 जो पहली बार जो बता सका जे चांद पे पानी है और चांद का क्रेटर पे रहती है। सबसे बड़ी चीज है कि जो सबने जो सोचे थे ये पानी कोई दूसरा कोई उल्का से आती है, मेटियोर और उल्का से आती है और ये जाके जो क्रेटर का जो गहराई है वो गहराई पे जो ठंडी है जो -100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे उधर जाके बर्फ होकर रह गया। बट ये चंद्रयान 1 पे पहली बार पता चला जे सूर्य से जो अल्फा पार्टिकल का जो कणा आके वो आघात करती है उसका जो चंद्रमा का पत्थर को तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलिकेट रहती है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन, और उसी से हाइड्रोक्सिल आयन बनती है और उसी से H2O बनती है और ये आके धीरे धीरे जो जहाँ ठंडी एरिया है उधर जाके जमा रहा है। ये हमारा जो इस बार जो चंद्रयान वो 59 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे जाके पहुंचेगा जहाँ रोशनी काफ़ी कम है और हम आशा करते हैं जो चांद में जो पानी का जो जेनेसिस का हमने जो थ्योरी अभी साइंटिस्ट उधर लगाया, हम उसी का उधर परीक्षण कर सकते हैं। जी, समझ गया। केसन जी, उधर हिंदुस्तान जो हमारा पहला मिशन था, हमने उसमें इस बात में कामयाबी हासिल की थी, चांद पर पानी है, यह बात हमारे पहले मिशन ने बताया और नासा ने भी उसकी बहुत तारीफ की थी। इस बार का मिशन किन किन लिहाज से बहुत सक्सेसफुल माना जा सकता है या हो सकता है? देखिए, पहला मिशन पे हमने जो मैं केसन से पूछ रहा हूँ। केसन जी। राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये क्वेश्चन पूछा है और मैं तारीफ करती हूँ। आपने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन की है। आम जनता को बहुत अच्छी तरह से पता चलेगा अभी चंद्रयान मिशन क्या होता है। थोड़ी देर में सुनी थी, बहुत ही खुशी हुई थी और वो आम जनता से मैं भी एक हूँ और मैं ये बहुत खुश हूँ कि ये जो चंद्रयान 3 का लैंडिंग है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब लैंडर को सॉफ्ट लैंड करना, मून में लैंड करना, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ से वो जो छोटी गाड़ी होती है, वो जो रोवर बोलते हैं, वो निकलना है और चलना पड़ेगा वो चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा के ऊपर जो भी केमिकल्स है और जो ये पानी की क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन है, ये पूरी जानकारी वहाँ से पिक्चर्स भेजा जाएगा और वो हमको पता चल जाएगा। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि इस बार हम एकदम सक्सेसफुल रहेंगे और क्योंकि इसमें एडिशनल सेंसर्स लगाया हुआ है ताकि जहाँ पे भी हमारा लैंडिंग ठीक होगा वहाँ पे ये सेंसर्स क्लू देगा और ये लैंडर लैंड होगा। तो ये मैं तो बहुत खुश हूँ कि ऐसे एक इंट्रिंसिक सेंसर्स उसमें लगा हुआ है और ये हमारी सक्सेस की जीत की भाषा है। ये इस मतलब नासा ने किया है, जापान ने नहीं किया, नासा ने किया, चाइना ने किया, रशिया ने किया और हमारा चौथा कंट्री है जो लैंड करने वाला है। तो पहली बार भी पानी का सोर्स हमने फाइंड आउट किया है और ये जो तीनों बाकी देशों है उन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया था ये डेवलपमेंट में। सो एक अकेला देश जिसको सांप और सपेरा का देश कहते जाते हैं सब लोग दुनिया में, आज जाके उनको पता चलेगा कि जब हमारे हिंदुस्तान क्या है, हमारे रोवर वहां से। केसन जी ने एक बात कही है जी, मैं जोड़ना चाहता हूँ। चांद के लिए मिशन 7 देशों ने भेजे जरूर, कामयाब 4 देशों के रहे हैं जिनका जिक्र आपने किया, रूस, चीन, अमेरिका और हिंदुस्तान। जी, मैं फिर लौटता हूँ आप लोगों के पास। मैं अपने दर्शकों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दुनिया में तमाम खबरें आपके पास होंगी और उन खबरों के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन यह हिंदुस्तान के नाज गर्व का मामला है। बहुत बड़ा मिशन है ये, औने पौने देशों के बूते के बाहर की बात है। भारत ने चांद पर अपना पहला मिशन यानी कि चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को भेजा था।
28 अगस्त 2009 को उसने काम करना शुरू किया। मैं चंद्रयान 2 की बात कर रहा हूँ। और जो चंद्रयान 1 था उसने चांद पर पानी खोजा था, जिसकी तारीफ नासा ने की थी, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था। वो जो मिशन पहला था चंद्रयान 1 का, उसमें 386 करोड़ रुपए लगे थे, 386 करोड़। जबकि उसी समय चीन ने भी अपना एक मिशन भेजा था, चांग-ई 1 मिशन कहा गया था उसको। उस पर जानते कितने पैसे लगे थे? $180 मिलियन। यानी कि चंद्रयान 1 पर जो हमारा खर्च बैठा था उसके लगभग 2.5 गुना ज़्यादा। चंद्रयान 1 भेजकर चांद पर अपना झंडा फहराने वाला भारत दुनिया का उस समय चौथा देश बन गया था। आज भी कामयाब देशों में 4 ही हैं, और अमेरिका, रूस, जापान ने भी अपने मिशन भेजे हैं। चंद्रयान 1 से छोड़े जाने के 312 दिन के बाद वहां से हमारा संपर्क धरती से टूट गया था। मगर ऐसा होने से पहले इस अभियान ने अपना लगभग 95% काम पूरा कर दिया था। हमारा जो चंद्रयान 2 था, उसका जो विक्रम लैंडर, वो भले ही क्रैश कर गया, लेकिन ऑर्बिटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं चाहूँगा कि मेरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताएं। जैसे लोग कहते हैं 3 मॉड्यूल होते हैं, 3 मॉड्यूल। एक होता है प्रोपल्शन का, यानी कि मैं ले जाकर के वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद है लैंडर, जो उसको लैंड करना है, वो मॉड्यूल 2 होता है। लैंड करने के बाद उसी से फिर रोवर निकलता है, मॉड्यूल 3 है। इस बार हमने ऑर्बिटर नहीं रखा है, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 2 था उसका ऑर्बिटर हमारा वहाँ पड़ा हुआ है, तो ऑर्बिटर का काम हम उसी से करेंगे। तो हमारे 3 मॉड्यूल हैं, प्रोपल्शन का, उसके बाद लैंडर का, फिर रोवर का। और रोवर जब उतर जाता है उसके बाद वहाँ काम करना शुरू कर देता है। तो हमारा ऑर्बिटर आज भी चंद्रयान 2 का चंद्रमा के ऊपर चक्कर लगा रहा है, और उसने भी खुद से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भेजी हैं। अब केसन जी, हिंदुस्तान बड़ी उम्मीद से है कि इस बार यह कामयाबी उसके हाथ आएगी, दुनिया में परचम लहराएगा। कितना ख्याल रखा गया है, कितना केयरफुल इस बार हमारे साइंटिस्ट हैं इस मिशन को लेकर। सोमनाथ जी का इंटरव्यूज आप देखेंगे, चेयरमैन एकदम इतने महफूज है उसके ऊपर कि हमारे साइंटिस्ट तो दिन रात खटे हैं कि इस बार हमें सक्सेस मिलना ही है। और ये मिशन का प्लानिंग और ये मिशन ब्रोशर आप जब देखेंगे तो हमें इतना कॉन्फिडेंस मिलता है कि एक एक चीज, मतलब डस्ट का, मून में वो डस्ट जो निकलता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है लैंडिंग टाइम में। तो उसकी भी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देके उस पर भी हमने काम किया है, और उसका स्पीड एंड सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स, इसके ऊपर पूरे काम किए हुए हैं ताकि हम इस बार एकदम सक्सेसफुल होंगे। जी, तो 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे हिंदुस्तान एक नया इतिहास रचेगा। सुनहरे हरफों में कामयाबी की एक नई तारीख। चंद्रयान 3 आप दोनों जी। राणा जी, इस बार तो 610 करोड़ इतना ही हमने स्पेंड किया है। हाँ, ये बताना बहुत जरूरी है। लगभग जो चंद्रयान 2 था वो 970 करोड़ का था, लेकिन इस बार लगभग 300 करोड़ कम खर्च करके हम यह अभियान भेज रहे हैं। आप दोनों मेहमान जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। चंद्रयान 3 इस साल, बल्कि बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चंद्रयान 3 इस साल भारत का एकमात्र सबसे बड़ा अंतरिक्ष अभियान नहीं है। भारत इस साल सूरज की स्टडी करने के लिए भी अपना एक अंतरिक्ष अभियान भेजने की तैयारी में है। आदित्य L1 भारत का पहला सौर अभियान होगा। इस अभियान पर भेजा जाने वाला अंतरिक्ष यान सूरज पर नहीं जाएगा, बल्कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जा करके फिर वो सूरज की स्टडी करेगा, जो हमारा इकलौता स्टार हमारा है, सोलर सिस्टम में हम आते हैं। L1 यानी कि लॉन्ग रेंज पॉइंट, धरती से सूरज के बीच की वह जगह जहाँ से सूरज को बगैर किसी अवरोध के साफ साफ देखा जा सकता है, उसकी स्टडी की जा सकती है। तो अरसत में आज इतना ही। मेरी मुलाकात आपसे कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है
अर्ध सत्य।